नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अलबेलो राजस्थान ऑन डीडी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अनामिका और मैं चंदन। नमस्कार। तो अलबेलो राजस्थान हमारा डेली इंफोटेनमेंट शो है ऑन डीडी राजस्थान, जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे देश और हमारे प्रदेश की नामी गिरामी हस्तियों से, जिन्होंने अपने अपने टैलेंट, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन की बदौलत अपने अपने कर्म क्षेत्र में एक ख़ास पहचान बनाई होती है, सशक्त पहचान बनाई होती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रही हैं, लेकिन उनका तारुफ आपसे करवाने से पहले मैं उनकी शान में अनवर शऊर साहब का एक शेर अर्ज करूंगी कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। तो हमारी आज की खास मेहमान ने भी अपने टैलेंट, पैशन और हार्ड वर्क की बदौलत इंडिया के एक सेलिब्रेटेड डांस फॉर्म में अपनी एक खास पहचान बनाई है। जी बिल्कुल। और आपका नाम है रश्मि उप्पल जी। रश्मि जी एक जानी मानी कथक नृत्यांगना है और कथक गुरु भी हैं, और आप लखनऊ घराने की जो है शिष्या हैं, और आपने अपने टैलेंट से, अपने परफॉर्मेंसेस से, अपनी लीडरशिप से राजस्थान में ही नहीं, देश भर में ही नहीं, पूरे विश्व भर में अपना नाम कमाया है। आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले रश्मि जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कथक एक बहुत ही खूबसूरत जो है एक डांस फॉर्म है, नॉर्थ इंडिया का डांस फॉर्म है, और अपने 3 बड़े बड़े घराने हैं जिसमें लखनऊ, जयपुर और बनारस, और साथ में रायगढ़ भी आता है चौथा नाम। तो किस तरह से जो है आपकी मुलाकात, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि जैसे आपने बताया कि कलकत्ता से थी, आपके दादी जी जो हैं वो प्रतिमा देवी जी भी कथक नृत्य करती थी और चाहते थे कि आप नृत्य करें, तो किस प्रकार से आपसे आपकी जो मुलाकात है कथक से हुई और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? ये जो मेरे जीवन का कथक का जो एक सिलसिला है वो एक्चुअली दिल्ली में ही शुरू हुआ। मेरी पैदाइश दिल्ली की है जी, और मेरी दादी कथक करती नहीं थी, बट बीइंग अ बंगाली उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था आर्ट एंड कल्चर, जैसे सब बंगाली फैमिलीज़ में होता है। एंड यहाँ दिल्ली में आके उनको लगा कि कुछ ऐसा पढ़ाई के साथ साथ किया जाए, साथ में संगीत या नृत्य। तो जैसे होता है बच्चों को, घर के पास एक इंस्टीट्यूट में दिल्ली में, वहाँ एक दिन ड्राइंग, एक दिन डांस, ऐसे मैं जाती थी। तो वहाँ से मुझे वो एक इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग वो डेवलप हुआ। एंड जब मेरे फादर ने ये देखा कि 7-8 साल के आसपास आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डांस एंड लर्न इट प्रॉपरली, तो उन्होंने मेरा जो एडमिशन है वो दिल्ली कथक केंद्र में कराया। एंड दिल्ली कथक केंद्र इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी हैव, हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित, जिसको हम नेशनल स्कूल ऑफ अपना कथक डांस भी बोलते हैं। तो वहाँ श्रीमती भारती गुप्ता जी के अंडर, उनके साथ मैंने ये जी उनके साथ मैंने अपनी शिक्षा का आरंभ किया। वो थी लखनऊ घराने के बहुत ही प्रसिद्ध श्री शंभू महाराज जी की डिसाइपल। अरे जी। तो उनके साथ मेरा ये जो सिलसिला है कथक नृत्य का वो स्टार्ट हुआ। क्या बात जी, प्लीज। बेहतरीन इनका सिलसिला जो है चंदन जी वो चलता रहा, और आज आप एक जाना माना नाम है, कथक टीचर के तौर पर आप सिखा भी रही हैं। मेरा एक सवाल थोड़ा सा आपसे पर्सनल है, थोड़ा हम आपको पुराने दिनों की तरफ भी ले जाना चाहेंगे, बचपन का दिन, स्कूल कॉलेज का दिन चंदन। और जहाँ तक हमें पता है, गुप्त सूत्रों से हमें पता चला है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी साइंस स्ट्रीम में की। जी। और कथक जो है वो एक खूबसूरत आर्ट फॉर्म है, डांस फॉर्म, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे। तो ये थोड़ा स्वीट सा कॉन्ट्रडिक्शन है, कहाँ साइंस और कहाँ कथक, मतलब देखा जाए तो बहुत ज्यादा ऐसा तालमेल दिखता नहीं है। अनामिका जी कहना चाहती जी, अनामिका जी कहना चाहती हैं कि इसमें जो है केमिस्ट्री और गणित कैसी रही? जी, क्योंकि एमएससी में आपने पढ़ाई होगा, तो आपको कथक की केमिस्ट्री और गणित कैसा लगा? एक्चुअली डांस कभी छूटा ही नहीं, वो हमेशा जैसे हॉबी क्लास होती है ना, तो वैसे वो बढ़ता ही गया, चलता ही गया। एंड देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग विद माय टीचर, विद अदर कोरियोग्राफर्स। बाकी कथक केंद्र में क्या होता है, स्टूडेंट्स को बहुत मौके मिलते हैं कि आप इनके साथ भी काम करिए, इनके साथ भी। तो वो मेरे कहीं दिल में वो तो था, बट हमारी फैमिली में ना एजुकेशन को बहुत हमेशा से प्रोमिनेंस दिया जाता था कि ये बहुत ज़रूरी है। एंड
पूरी फैमिली में ऐसा कोई डांस म्यूजिक का इतना कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को शौक था, उनको ऐसा रोका भी नहीं जाता था कि आप करिए, बट कोई ऐसा उभर के नहीं आया था इतना। एंड एवरीबडी वाज इनटू स्टडीज, बिजनेस, प्रॉपर पंजाबी बिजनेस फैमिली से हूँ मैं, दिल्ली से। बट मेरे पापा को भी ये था कि अगर हो रहा है तो भाई ये भी करो वो भी करो, पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। सो फिर मैंने बीएससी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन तो होनी है, वो तो उसके बिना तो हो ही नहीं सकता आगे। तो मैंने कहा चलो ये भी करना तो है ही। एंड उसके साथ साथ मेरा तब तक कथक केंद्र में मैंने फेलोशिप भी करी। एंड उसमें क्या होता है, रेपर्टरी कंपनी होती है। रेपर्टरी कंपनी मीन्स वो चुनिंदा कुछ डांसर्स को लेते हैं और फिर वो एक टीम बनाई जाती है जिस किसी गुरु के अंडर या कोरियोग्राफर के अंडर वो फिर परफॉर्म करते हैं अलग अलग जगह। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, संगीत नाटक अकेडमी के प्रोग्राम्स हुए या दिल्ली गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हुए, ऐसे वो प्रोग्राम्स होते हैं। तो वहाँ मुझे लगा कि अब मेरी पढ़ाई चल रही है, ये भी, तो मुझे मुश्किल बहुत होती थी, बट किसी तरह वो बैलेंस हो गया। बट यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई का अपना जो एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में, वो आई वुड लाइक टू टेल ऑल डांसर्स ऑल्सो दिस कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड इट डज नॉट अफेक्ट योर अदर एक्टिविटीज़ इन लाइफ। आपके जीवन में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, अपनी एजुकेशन पूरी करिए। और अभी आपको लग रहा होगा कि जैसे ये टाइम वेस्ट है, मुझे सिर्फ डांस करना है, या जैसे मेरे बेटे को कभी कभी लगता है मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलना है, मैं क्यों इतना मैथ्स और साइंस ये पढ़ रहा हूँ या हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है, राइट। और वो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, आप जो स्कूल के माहौल में जाते हैं, आप जो कॉलेज जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, वो जिंदगी भर आपके साथ कहीं ना कहीं वो रहता है। जी, एक अहम सवाल इसमें कि एक होता है कि इन्फैचुएशन, लगाओ, खामो खागा लगाओ भी कुछ कहते हैं। तो एक आपने कथक को जो है सीखना शुरू किया एक छोटी सी बच्ची के रूप में, परिवार में माहौल था, लेकिन कब आपको लगा कि भाई ये तो सचमुच मेरे लिए है, मुझे इसे प्रोफेशन बनाना है या इसे मुझे जो है एक करियर के रूप में चुनना है? ये ख्याल आपके अंदर कब आया और कैसे आया? ये ख्याल तब आया जब मैंने प्रॉपर जॉब करना शुरू किया। सो एमएससी करने के बाद ऑफ कोर्स देन आई स्टार्टेड वर्किंग, एंड तब भी मेरे अंदर ये था कि मैं छोड़ कैसे सकती हूँ। अब 6 बजे आप ऑफिस से निकल के आप कब तो कथक करेंगे, कब रिहर्सल करेंगे, रिहर्सल्स हो जाती है 3 बजे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से पुश करके कंपनी में मॉर्निंग वाला वो लिया टाइम कि मैं 7 बजे आऊँगी, लेकिन मैं 4 साढ़े 4 निकल जाऊँगी। सो 1 साल 1.5 साल, फिर अब कहीं ना कहीं आपका ओवर टाइम होता है, कभी ट्रैवल होता है, कभी काम होता है। सो वहाँ धीरे धीरे 2-2.5 साल में ना मुझे एक जैसे बहुत ही क्लस्ट्रोफोबिया जैसे कि ये क्या हो रहा है, हाँ, कि ये दो चीजें हो नहीं पा रही हैं ना। इधर जॉब में जस्टिस हो रहा है ना, वहाँ रिहर्सल में जस्टिस हो रहा है। अच्छा, जॉब में क्या होता है, किसी तरह पुश करके ना आप उसको कर ही लेते हो, क्योंकि वो प्रेशर होता है, कम्पिटिटिव बहुत होता है। वो एक कला है, उसको आप पुश करके नहीं कर सकते हो, है ना। और ये भी नहीं है कि आप सिर्फ पैसों के लिए गए, 10 मिनट 15 मिनट डांस किया और शो करके आ गए, ऐसा भी नहीं होता। उसमें एक डेडिकेशन चाहिए होती है, एक पूरा टाइम चाहिए होता है कि आप उसको रियाज करें अच्छे से। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो जस्टिस नहीं हो रहा है दोनों कामों को। तो आई थिंक 1.5-2 साल बाद काम करने के बाद मैं एक दिन घर आ गई जॉब छोड़ के। और मैंने अपने छोड़ के, मतलब छोड़ के नहीं, बट मैं आ गई कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा ब्रेक लेके मुझे सोचना चाहिए कि ये बहुत सालों से मैं भाग रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ और समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या मुझे आगे करना है। एंड एज अ सपोर्टिव फैमिली आई वाज गिवन दैट ऑप्शन, बिकॉज ऐसा नहीं था कि जॉब करके जीवन को चलाना था, ऐसी भगवान की कृपा से कोई सिचुएशन थी नहीं, मतलब फाइनेंशियल मजबूरी, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे कहा कि आप 2-3 महीने ब्रेक लो, सोचो, बट गैप ईयर भी एक प्रॉब्लम होती है, तो ज्यादा मत सोचना, जल्दी डिसीजन लेना। और उस दौरान क्या हुआ, जो हमारी आज विश्व विख्यात कथक नृत्यांगना है, मेरी गुरु भी हैं श्रीमती अदिति मंगलदास जी, जैसे कहते हैं ना फेल इन द लैप, आपकी गोदी में अपॉर्चुनिटी जैसे गिर जाती है, उनका फोन आया। एंड होता क्या है, कथक केंद्र में ना आपको एक टाइम के बाद से सब नोटिस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो पिछले 10 साल से इतने जो गुरुजन थे, कोरियोग्राफर्स थे, आप परफॉर्म करते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स में, दिल्ली में करते हैं, तो सब देख रहे होते हैं आपको, तो सबको पता होता है किसका कौन स्टूडेंट है, किस लेवल पे है। तो उनकी डांस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए उनको
शी वांटेड डांसर्स। उन्होंने आपको आमंत्रण दिया? बिल्कुल कि आप आइए और ये करिए। तो मैं थोड़ी मतलब खुश भी थी, फिर मुझे लगा कि अरे इनके साथ तो कभी मैंने काम भी नहीं किया, क्योंकि उनकी एक छवि थी कि ये बहुत अलग कुछ करती हैं, बहुत थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं और फुल टाइम इनका काम चलता है, रेगुलर जैसा ऐसा नहीं होता। बट मेरे को लगा कि शायद ये इसीलिए अपॉर्चुनिटी आई है कि आगे कुछ देखें, कुछ करें। अभी मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ। सो मैं गई, वहाँ से शुरुआत हुई। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि उनके साथ मेरा पहला परफॉर्मेंस जयपुर में ही था। अरे बिरला ऑडिटोरियम में। इट वाज अ ह्यूज, बिरला में था तो आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत बड़े स्केल का। सारे एशिया के मार्केटिंग एंड ये जो कंपनीज के हेड्स होते हैं उनका कुछ कॉन्फ्रेंस का था, और हम लोगों का ओपनिंग कथक प्रोग्राम था सुबह ऐसे ही बिल्कुल 9 बजे। अच्छा। और हमारा जो कंपेयरिंग कर रहे थे वो थे श्री अमिताभ बच्चन जी। क्या बात है। बिल्कुल। तो इट वाज अ ह्यूज लेवल प्रोग्राम, और मेरे लिए इतने गर्व की बात थी कि इतने बड़े गुरु कोरियोग्राफर के साथ मैं इतना बड़ा ये प्रोग्राम कर रही हूँ। तो वो तो खुशी खुशी हो गया। फिर जैसे वो खत्म हुआ, अच्छा नेक्स्ट ईयर। सो 2003, 2004, 6-7 महीने ये चलता था, एक के बाद एक, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी बैंगलोर। और फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि कथक केंद्र में तो, अच्छा कथक केंद्र की ट्रेनिंग भी ना 10, 12, 13 साल की एक प्रॉपर स्कूल के साथ जैसे रिगरस ट्रेनिंग होती है। कथक, योगा, पखावज, तबला, गाना, आपको सब सिखाया जाता है। बट वहां से निकल के जब हम लोग ऐसे निकलते हैं ना, ओहो हो हम कथक केंद्र के हैं, वो इनके पास आके, अदिति जी के पास आके ना मेरा सारा ऐसे लगा कि ट्रेनिंग तो अब शुरू होगी। वो तो सिर्फ मैंने जो एक बेसिक सीखना होता है वही मैंने किया, अब ये असली सीखना तो अब हो रहा है, अब शुरू हो। तो मुझे लगा मुझे इनसे सिर्फ ऐसे एज अ कोरियोग्राफर एंड डांसर परफॉर्म नहीं करना है, मैं चाहती हूँ कि ये कुछ थोड़ा मुझे सिखाएं भी। एंड कुछ और स्टूडेंट्स भी थे, कुछ और प्रोफेशनल वहाँ डांसर्स भी थे जो भी ये चाह रहे थे। बट वो टाइमिंग का ऐसा कंस्ट्रेंट होता था, क्योंकि उनका ना वहाँ जो संस्था है दृष्टिकोण डांस फाउंडेशन, अदिति मंगलदास डांस कंपनी के नाम से, वो एक तरीके से चलता है जैसे आपको 10:30 आना है, आप पहले आधा घंटा वार्म अप करेंगे, फिर आपका एक रियाज होगा, कुछ कंटेम्प्रेरी होगा, प्रोडक्शंस की प्रैक्टिस होगी, योगा सर आएंगे, तो एक भाव जैसे ना वो चलता है शाम को 5 बजे तक। तो अब हमें ढूंढना था कि 4-5 लड़कियों को कि इनको कैसे बोलें कि आप हमें सिखाइए। तो जब वो मैंने सीखना शुरू किया, इतना उनके साथ ट्रैवल करना और ये परफॉर्म अलग लेवल पे जाके करना शुरू किया, तो अलग अनुभूति रही। बिल्कुल। वो जो अनुभव था तब मुझे लगा कि अब मैं वापस जॉब में नहीं जा सकती। बट आपके दिमाग में ना क्या होता है, जो एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है ना, क्योंकि एक जॉब की सिक्योरिटी और ये करने की जो एक इच्छा थी उसमें थोड़ा फर्क तो है। टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है। आप पहुंच सकते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं ना कि आप किसी चीज के पीछे मत भागिए, आप अपने गोल की तरफ काम करिए, बाकी सब आपके पीछे भागेंगे, तो वो होता है। क्या बात है। हम आपसे और लंबी बातें करेंगे कथक के ऊपर। और अलबेलो राजस्थान में आज हमारे बीच में है जानी मानी कथक नृत्यांगना रश्मि उप्पल जी। तो रश्मि जी, आप जो बात बता रही हैं, आदिति मंगलदास जी के साथ आपके बहुत अच्छे, आपकी पृष्ठभूमि बनी, ट्रेनिंग करी, इनोवेशंस हुए, कई सारी चीजें, और डिसिप्लिन सीखा। डिसिप्लिन भी आपने सीखा, क्योंकि बहुत अहम है। तो जो लखनऊ घराना है वो अपनी नज़ाकत के लिए, बिल्कुल, अपने एक्सप्रेशन के लिए, है ना, स्टोरी टेलिंग के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग घरानों के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं। तो जो लखनऊ घराना है, ख़ासकर वहाँ पर जो है भातखंडे है जैसा म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अवध के नवाब जो थे उन्होंने पैट्रोनेज दी कथक को, और कई सारे कलाकारों ने जो इसको है पोर्ट्रे भी किया, लाइक मुजफ्फर अली जी, है ना। तो लखनऊ घराने का कथक कैसा है? आप जयपुर में रहती हैं, उसका भी एक घराना है ना। तो लखनऊ घराने के क्या स्टाइल्स हैं, क्या उसके इंट्रिकेसीज हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या ग्रेस है, थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा, कथक उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का डांस है, और लखनऊ और जयपुर 2 खास इसके घराने रहे हैं। लखनऊ के टाइम क्या हुआ, अभी भी जैसे वहाँ आप जाएंगे ना तो पंडित बिरजू महाराज जी के फैमिली का पूरा जो घर है, सब है, उसको एक म्यूजियम जैसे उन्होंने अब गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है। वाओ।
वहाँ पे क्या था, वाजिद अली शाह जी के टाइम पे वाजिद अली शाह खुद बहुत ही अच्छे नर्तक और गायक थे। बिल्कुल थे। तो पंडित बिरजू महाराज जी के जो एंसेस्टर्स थे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो थे, वो उनके कोर्ट में उस टाइम थे। तो उनको बहुत शौक था ये ठुमरियाँ और ये नृत्य नाटिका, ये पूरा जैसे बैले टाइप दिखाना। तो वो नज़ाकत थी, वो जो एक गाने का स्टाइल हम जैसे मूवीज में बहुत देखते हैं, बट उसमें कई बार उसको बहुत ग्लैमराइज किया जाता है, वैसा ऐसा कुछ था नहीं। और उस टाइम ना उसको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था, और सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, राजा महाराजा अपने पुत्रों को भी भेजते थे कि आप एक सलीका सीखिए इन लोगों से, है ना, एक सॉफ्टनेस जो है लाइफ की, जो सॉफ्टनेस है, वहां से जो वो लखनऊ घराने का स्टाइल निकला। खासकर वो जो ठुमरी का अंग था, पंडित बिंदादीन महाराज जी जिनका हम नाम सुनते हैं, जिन्होंने हजारों ठुमरियाँ लिखी हैं, जो आज भी हम उसको नृत्य में उसको हम प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। सो नृत्य शब्द जो मैंने बोला, एक्चुअली हम डांस में नाट्य, नृत्य और नृत्य, ये 3 चीजों की बात करते हैं। तो नृत्य पक्ष जो है आपका, वो है आपका डांस, प्योर डांस, टेक्निकल डांस जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई मीनिंग नहीं है। अब मैंने अगर तत किया या ऐसे कुछ किया, ये मुद्रा है, ये मूवमेंट है, क्रान धा, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना, ये एक प्योर डांस फॉर्म है। बिल्कुल, ये आपके कथक के स्टाइल को दिखाता है। नृत्य पक्ष हम उसको कहते हैं जब आप उसमें अभिनय भी जोड़ देते हैं, है ना। सो लखनऊ घराने में इन दोनों का जो एक समागम है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली सालों से मतलब सदियों से चला रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहूँगी कि जयपुर में नहीं है। होता क्या है, जहाँ से जो डांस का स्टाइल आया है, वो उसका एक स्टाइल थोड़ा अलग हो गया। जैसे जयपुर में पैरों के काम पे बहुत ज्यादा तत्कार कहते हैं जिसे, तत्कार तो खैर ताल और नृत्य का है, वो तो सभी करते हैं, बट पैरों के काम पे ज्यादा उसको जोर दिया जाता है। उनके चक्कर के थोड़े स्टाइल अलग हैं, पढ़ंत बोलों की अलग है। तो जब आप देखते हैं, जिनको थोड़ी बहुत भी जानकारी है, वो समझ जाते हैं कि ये स्टाइल जयपुर का है, ये थोड़ा सा आपका अलग हटके लखनऊ घराना है। लेकिन आजकल के माहौल के हिसाब से, या जैसे मैं कहूँगी हम जैसे जो डांसर्स हैं आज की सदी के, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन लाइनिंग आउट एनी घराना कि ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरा लखनऊ घराना है, ये डिमार्केट कर दें ये जयपुर है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड कथक, होलिस्टिक कथक, सबके साथ मिलके, होलिस्टिक वर्ड, हाँ होलिस्टिक बहुत अच्छा एक शब्द है, हाँ। एक साथ करने का, उसको घरानों में बांटना बहुत ज्यादा उचित नहीं है इतना उचित नहीं है। लेकिन जहाँ आपने मुझे पॉइंट करके पूछा कि लखनऊ घराने में क्या है, तो हाँ उसकी वो खासियत है, बैठक भाव जिसे हम कहते हैं ना, बैठ के जो महफिल का एक स्टाइल जो कथक में निकला था मुगलों के टाइम, सो वो अंग लखनऊ घराने में बहुत अच्छे से अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, आपने एक बात का जिक्र किया रश्मि कि आप समझ नहीं पा रही थी लाइफ के एक पॉइंट पर कि मुझे करना क्या है, मुझे जॉब छोड़ देना है या कथक में फुल टाइम मुझे फोकस करना है। तो चंदन जी, एक शेर भी है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की ख्वाहिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। और जैसा इन्होंने कहा कि अदिति जी का इनविटेशन भी आपके पास में आ गया और रिगरस ट्रेनिंग हुई, डिसिप्लिन आपने सीखा और हम्बलनेस भी आया वहाँ जाकर के, आपको समझ में आया भी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है जी। तो जो आपकी गुरु माँ रही हैं, उनकी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मंत्र जो आपने गांठ बांध ली हो और आपको लगता हो कि ये तो जीवन पर्यंत चलना है मेरे साथ में? ऐसे तो बहुत बातें हैं और एवरी डे हमें हर दिन ये लगता था कि आज ये सीखा है। बट एक चीज़ जो जीवन में हम जो उनके स्टूडेंट्स हैं 4-5 ही हैं, ज़्यादा उन्होंने सिखाया नहीं लोगों को। तो आप लकी हैं तब। मैं बहुत लकी रही जी कि आप अपने डांस के प्रति ऑनेस्ट रहिए, है ना। आपको किसी को दिखाना नहीं है, वो आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं। 5 चक्कर है तो 5 ही कोशिश करेंगे, और 50 है तो 50 ही कोशिश करेंगे। 48 लेके ऑडियंस में से कोई पॉइंट नहीं करेगा आपको, लेकिन आपको पता है कि आप वो 48 पे चीटिंग करके रुक गए, आप 50 नहीं ले पाए, है ना। जहाँ पे जो चाहे सिर्फ आपका नृत्य नहीं, आपके संगत कलाकार हैं, कल को आप सिखाएंगे, आपके स्टूडेंट्स हैं, आप अपने डांस के प्रति ऑनेस्टी बनाए रखिए, जो सत्य है उसी को ही सामने लाइए। क्या बात। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने उनसे सीखी है लाइफ जी। और कहते हैं ना कि जिंदगी जब भी तेरी बज़ में लाती है हमें,
ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है। क्या बात है। और कथक के लिए तो ये बहुत सत्य है। जी। तो जब बात करते हैं आपके दादी जी की, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने आपको कथक में इंट्रोड्यूस किया, प्रोतिमा देवी जी, और अब कलकत्ता की पृष्ठभूमि में रही हैं। तो जब कभी भी आपको अपनी दादी की याद आती है तो कथक की कौन सी बात याद आती है, या जब कभी भी कथक करती है तो दादी की कौन सी बात याद आती है? कथक से तो इतनी वैसे कोई मतलब मुझे ऐसा याद नहीं आता, लेकिन हाँ जो एक छवि हमेशा मेरी दादी की मेरे साथ रहती है वो रहता है कि एकदम जैसे बच्चों के पीछे पड़ के ना, जैसे वो नहीं होता, अरे ये खा के जाओ, अरे ये लेके जाओ, और मुझे लेके जाना लेके आना, वो उनका एक रोज का वो कार्यक्रम था शाम का, काफी लंबे समय तक, जब तक वो एक्टिव नहीं, एंड शी वॉज वेरी एक्टिव टिल शी वॉज ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड। 80 साल तक मैंने देखा है उन्हें, क्योंकि तब तक मैं बड़ी हो गई थी और सब समझ रही थी। बिकॉज जैसे मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, मेरी एक छोटी बहन है, मेरा एक छोटा भाई भी है, तो माई मदर वॉज अ लिटिल बिजी विद द फैमिली, विद द किड्स। तो ये अब मेरा टाइम आ गया था तब तक ये सब करने का, जाने का। तो दादी को बहुत शौक होता था जी, है ना, कि इसको लेके जाना है, इसको लेके आना है, इसका ध्यान रखना है, ये क्या कर रही है, क्या हो रही है, पापा के साथ इन्फॉर्म करना, मम्मी को बताना। तो वो एक जो केयर आपको मिलती है ना, ऑफ कोर्स वो सबको मिलती है, एक पैम्परिंग ग्रैंड पेरेंट्स की सबको होती है, बट उस सेंस में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस में वो हमेशा रही। और उनके बाद मेरी घर में बुआ, मेरे पापा, मम्मी, मतलब सबका फैमिली सपोर्ट, मदर फादर का, मेरी जो आंटीज जो घर रहती थी तब साथ में, फिर इवेंचुअली धीरे धीरे सबकी शादी हो गई। सो वी वर लाइक अ स्मॉल, नॉट जॉइंट फैमिली, बट या शुरुआत में साथ में ही थे, बट देन धीरे धीरे सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो रश्मि, जैसा आपने कहा कि मतलब फैमिली सपोर्ट तो था ही, एंड ऑब्वियसली फैमिली का जब सपोर्ट होता है, इमोशनल सपोर्ट होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है, तो फिर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए निकल पड़ते हैं। अच्छा, आप तो बॉर्न पंजाबी भी हैं, तो पंजाबीज दे आर बॉर्न डांसर्स। गिद्धा की बात हो, गिद्धा की बात हो या फिर भांगड़ा की बात हो, वो तो ब्लड में होता है। तो ये जो गिद्धा और भांगड़ा की ट्रेनिंग थी, वो कथक में कितनी काम आई, वो एनर्जी कितनी काम आई? नहीं, हमारे मुझे नहीं याद ऐसा कुछ भांगड़ा और गिद्धा का कुछ वो है, बट हाँ डांसिंग एक जो तो वो होता है ना, म्यूजिक सेंस एंड एक स्टाइल जो होता है आपका, वो तो परिवार में है ही। वो तो सब फंक्शन शुरू हुआ नहीं कि सब अपने अपने स्टाइल में हो जाते हैं, बट हाँ मैं कहूँगी कि एक वो जो इन्नेट जो ताल और लय का एक सेंस होता है ना, वो मुझे लगा बचपन से ही है। उसको मुझे बहुत टाइम नहीं लगा समझने में या सीखने में। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ बच्चों को आपको 5-6 साल ताल और लय सिखाना पड़ता है, वो मेहनत करते हैं, वो आई थिंक मेरे में शुरू से ही था। उसको इतना टाइम नहीं लगा मुझे एब्जॉर्ब करने में एज अ स्टूडेंट। बहुत अच्छी बात बताई। आप एक गुरु भी है ना, आप बच्चों को सिखाती हैं जयपुर में और जगहों पर भी, और स्पीक मैके के तहत आप अलग अलग कार्यक्रमों में जाती हैं, बैठक करती हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस करती हैं, परफॉर्म करती हैं। ये जो रिमोट एरियाज, खासकर हमारे जो गांव के बच्चे हैं, हमारे जो गुरु शिष्य परंपरा को जो ये आगे बढ़ा रही है, तो वहाँ पर किस प्रकार की आपने अनुभूति बच्चों से सीखी, खासकर जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, रिमोट एरिया के बच्चे हैं जिनको एक्सपोजर नहीं है म्यूजिक का या कथक का, बिल्कुल नहीं है, तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? और बच्चों से जो है आपने भी कुछ चीज़ें सीखी होंगी, बच्चे तो आपसे सीखते ही हैं, तो वो किस प्रकार का एक जो है कम्युनिकेशन रहा, थोड़ा बताएं। जी, स्पीक मैके के थ्रू जब मैंने पहली बार ये वर्कशॉप करी, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चाहे जैसे भी वर्ग के बच्चे हैं, बच्चों में ना एक्साइटमेंट सीखने की हमेशा रहती है। उनको हमेशा कुछ नया रहता है सीखने का कि ये क्यों आई हैं, ये क्या बताएंगी। एक तो थोड़ा सा वो आपकी ड्रेस, आपके हाव भाव देख के बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। उनको कथक के बारे में कुछ नहीं पता होता, उनको क्लासिकल, शास्त्रीय, ये सब हमें पहले बताना पड़ता है, पृष्ठभूमि देनी पड़ती है। शास्त्रीय क्या है। अच्छा, आजकल थोड़ा मैं ये भी देख रही हूँ कि इवन गवर्नमेंट स्कूल्स, इवन रिमोट एरियाज में भी अंग्रेजी के कुछ कुछ शब्द लिखना पढ़ना बच्चे ना समझते हैं, तो थोड़ा और आसान हो जाता है उनको बाकी चीज़ें समझाना। बट उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, तो हम कैसे शुरुआत करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों से, यू नो, म्यूज़िक क्या है, डांस क्या है। उनको ये भी कई बार बताना पड़ता है कि सितार अलग है, वीणा अलग है, ये गिटार नहीं है,
माँ सरस्वती क्या बजाती हैं, घुंघरू क्या है, फिर हम उनको कथक के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं, फिर जैसे पैर का काम, चक्कर, फिर कैसे बोलों को जोड़ के आप छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। सो इस प्रकार से कथक, जैसे मैं जाऊंगी एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी तो हम उसको एक्चुअली लेक्चर की तरह नहीं प्रमोट करते। हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि वो 1 घंटे या 1.5 घंटे की वर्कशॉप में उन बच्चों को कथक के बारे में इतनी जानकारी हो कि वो अवेयर रहें। सो आइडिया इज अवेयरनेस, नॉट टीचिंग। बट उसमें आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो एंड कई बार हम थोड़े ना इमोशनल भी हो जाते हैं कि इन बच्चों को अपॉर्चुनिटी की ही जरूरत है सिर्फ, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते। और कई बार ना मैं उनके क्लास में कम हैं, बिल्कुल, और मैं उनके क्लास में जाके कई बार उनकी बुक्स भी देखती हूँ, खासकर हिंदी मीडियम में ना मुझे बहुत जिज्ञासा होती है, आप मैथ्स कैसे पढ़ते हो, आप एसएसटी कैसे पढ़ते हो, फिर वो अपनी कॉपीज दिखाते हैं। कई बार तो वो मेरी ड्राइंग भी बनाते हैं ऐसे डांस करते हुए, अरे वाह, वो बना के दिखाते हैं। सो बच्चों को समझाना सिखाना एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ता है आप कौन से माहौल में जा रहे हैं, किस तरीके से आप उनको किस टाइप से किस भाषा में समझा सकते हैं, कौन सा म्यूजिक कैसा सूटेबल है, क्या प्ले करके और कैसे वो उसको अब्जॉर्ब करेंगे। क्योंकि एकदम जाते ही डायरेक्ट कथक के बारे में बोलना सिखाना वो उनको फिर उतना मजा नहीं आएगा और वो सीख भी नहीं पाएंगे। सही बात है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एक कथक के अंदर है पढ़ंत, जी, जो तबला के जो ताल है उनको मुंह से बोलना, बिल्कुल, फिर वो जो आपके साजिंदे हैं वो साथ में उसको बजाएंगे, आप उसको परफॉर्म करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो क्यों ना एक छोटा सा सेशन पढ़ंत का आपसे हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल जी। कथक में जैसे कि हम सब जानते हैं जो परकशन होता है, जो साज बजाए जाते हैं, मेन तबला एंड पखावज। अब तबला तो सबको पता ही होता है, पखावज मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं क्लास में भी ये एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्कुल ऐसे आप सोचिए जैसे ढोलक या ढोलकी को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, मतलब तबले को अगर आपने ऐसे रख दिया है ना। और ख़ास बात ये है कि उसका जो एक बड़े वाला साइड होता है जहाँ से बेस साउंड आती है, उसमें आटा लगाया जाता है। आटा मतलब अपना जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं, बिल्कुल। तो वो क्लास से पहले या प्रोग्राम से पहले ही उसको गूंदा जाता है और उसको लगाया जाता है। तो वन साइड इज अ बिग वन साइड एक शार्प साउंड के लिए छोटी होती है। तो आटा लगाने का रीजन क्या है? बेस साउंड के लिए, क्योंकि जो उसमें जो उसका बेस होता है उसमें तबले की तरह वो ब्लैक, जिसको हम शाही बोलते हैं, स्याही बोलते हैं, वो नहीं होता। अच्छा। तो उसकी साउंड कुछ नहीं आएगी, वो एक फ्लैट साउंड देगा। आटा लगाने से क्या होता है, उसकी साउंड बेस की तरह से बूम टाइप, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है बोल कहते हैं हम, शब्द नहीं कहते नृत्य में, धा, धागे तिट। अब ये हैवी बोल है, आपको भी समझ आई रहा है सुनने में, धागे तिट, तिन तिट कता, ये शार्प साउंड है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए एक हैवी साउंड, बेस जिसे हम रेगुलर बोलते हैं, एक शार्प साउंड। तो उसके लिए वो एक इतना बढ़िया आपकी तबले को मैं कहती हूँ एक सपोर्ट देता है कथक में। सो एक हमारी एक छोटी सी पढ़ंत मैं बोल के सुनाती हूँ आपको। जी बिल्कुल। धान धान धगत धगत, दिग 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 नग नग नग। सो अलग अलग बोलों को जोड़ के जैसे आपने एक पीस बनाया। अब वो पीस के ना अलग अलग नाम होते हैं, कई बार हम टुकड़ा बोलते हैं, कई बार पदन बोलते हैं, कई बार पदमीलू बोलते हैं। तो वो बोलों पे डिपेंडेंट है। धान धान धगत धगत, दिग 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 नग नग नग, तिटकतान धा ता धा, घिन धा कत धा, धागे तिट धा किटा तिट धा, घिन तान धा धा। वाह वाह। सो बोलों का भी ना उतार चढ़ाव होता है। हाँ, ऐसा नहीं है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि जब आप पढ़ंत बोल रही हैं तो थोड़े एक्सप्रेशन, आपके हाथ के खासकर एक्सप्रेशन, आंखों के एक्सप्रेशन हो जाते तो मजा आ जाता। जी। एक्सप्रेशन के लिए हम एक कुछ शब्दों का कुछ पढ़ंत ले लेते हैं जी, क्योंकि जब शब्दों की बात आती है ना तो आपके एक्सप्रेशंस उसमें ज़्यादा अच्छे से। तो जैसे अभी छुट्टियों में कुछ हमने वर्कशॉप करी थी, वो लेटेस्ट मुझे जैसे ध्यान आ रहा है, तो पंडित बिरजू महाराज जी की ही एक एल्बम रिलीज हुई थी, मन भीतर। अलग अलग काफी फेमस सिंगर्स ने सबने उसमें गाया। तो उसमें ना एक महाराज जी का भी एक पूरा पीस है, थूंगा थूंगा करके, एंड पूरा ट्रेडिशनल कथक पे है, कृष्ण के ऊपर। एंड थूंगा जो शब्द है ना कथक में, वो एक ऊपर की तरफ दर्शाता है, एक जंप वाला ऐसे वाला मूवमेंट है। ओके। श्री कृष्ण निरखत थूंगा थूंगा, त्राम दिग दिग तक थरी, संग राधे गोपी उमंग भरी भरी, लेत पलटा पग धरी। श्री कृष्ण, कृष्ण का जो ये रूप, जो मोर मुकुट है, श्री कृष्ण निरखत
थूंगा थूंगा, तो थूंगा में जैसे हम जैसे वो जंप करके थूंगा थूंगा, त्राम दिग दिग तक थरी, वाह, संग राधे गोपी, राधे राधा और गोपी के संग कृष्ण, संग राधे गोपी, उमंग से भरे हुए, उमंग भरी भरी, लेत पलटा, और ये नृत्य करते हुए कैसे उन्होंने जो पैरों में घुंघरू बांधे हैं वो पैर रख रहे हैं, पग धरी, पग धरी, श्री कृष्ण निरखत, थूंगा 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 थूंगा। क्या बात है, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, जिन दर्शकों ने अभी अभी अपना टीवी सेट ऑन किया है उनको हम बता देते हैं, आप देख रहे हैं हमारा डेली इंफोटेनमेंट शो अलबेलो राजस्थान, और आज इस शो में हमसे मुखातिब हैं जानी मानी कथक डांसर रश्मि उप्पल। आप लाइव परफॉर्मर भी हैं, अमेजिंग कमाल की लाइव परफॉर्मर हैं, और साथ ही कथक टीचर भी हैं। तो रश्मि, एक पर्सनल सवाल और है कि शादी के बाद आप दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हुई और आपने एक स्कूल भी ज्वाइन किया बीच में कुछ वक्त के लिए, जहां आप कथक सिखा रही थी। तो स्कूल का वर्क प्रेशर, वर्कलोड और हाउस होल्ड चोर्स जिसे लड़कियां छोड़ नहीं पाती हैं, फिर आपका बेटा भी हुआ, और फिर शाम को कथक का आपको रियाज भी करना है। तो इन 3-4 चीज़ों के बीच में आप जगल कर रही थी, किस तरह से आप बैलेंस कर रही थी, और वो टर्निंग पॉइंट भी आया जब आपने सोचा नहीं अब यहाँ पे भी नौकरी छोड़ने का वक्त आ गया? अन्य शब्दों में भगवान कृष्ण की तरह तमाम टर्बुलेंस के बीच में मुस्कुरा के बांसुरी बजा रही थी। नहीं, मुस्कुरा के बिल्कुल नहीं बजा रही थी, और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि सुपर वुमन नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, आपको मदद मांग लेनी चाहिए, नहीं मिलती है तो कहीं से सोर्स कर लेनी चाहिए। अपने न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को भी वैसे ही शुरू से, ऑफ कोर्स एक एज के बाद 5-6 साल बाद जब आपके बच्चे थोड़ा समझना शुरू हो जाते हैं, उनको भी ये सिखाना चाहिए कि योर मदर इज़ वर्किंग एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि वो जो एक स्पेशली जो भारतीय नारी को होता है ना, मैं ये भी कर लूँ, मैं सफाई भी कर लूँ, मैं बच्चे को भी देख लूँ, मैं बाहर भी चली जाऊँ और मैं बिल्कुल वो देवी बन जाऊँ, वो नहीं बन सकते। बिल्कुल, और बिल्कुल। मैं भी ऐसी थी मल्टीटास्किंग, जबकि दिल्ली में घर में क्योंकि हम शादी के बाद भी एक मेरे इन लॉज के साथ ही थे, तो इतना प्रेशर फील नहीं हुआ। माई इन लॉज हैव बीन वेरी लविंग एंड वेरी सपोर्टिव, एंड शुरू से उनको पता था कि ऐसे करियर में है। एंड मेरे हस्बैंड भी एक्चुअली इवेंट्स और डिज़ाइनिंग इसी लाइन से हैं, तो वो भी ये समझते थे, क्रिएटिव पर्सन है। बिल्कुल, हमारी मुलाकात भी इसी प्रकार से हुई थी, तो वो ये समझते थे बात को। तो मुझे कभी भी काम के लिए ऐसा प्रॉब्लम शादी के बाद नहीं हुई। बट हाँ, जब जयपुर शिफ्ट हुई तो मेरे को कुछ टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको काम पे फोकस करना है तो बाकी कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी में सेट करना पड़ेगा कि भाई क्या घर की सफाई ज़रूरी है, कि खाना ज़रूरी है, कि मेरा बेटा ज़रूरी है, कि उसकी पढ़ाई ज़रूरी है, तो आपको देखना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें आपको निगलेक्ट करनी सीखनी पड़ती है। निगलेक्ट नॉट इन द नेगेटिव वे, बट जैसे बाद में वो जो हम इतने उसमें आ जाते हैं ना कि अभी करना है और ये सब होना है और 100% होना है, वो नहीं हो सकता। आप 100% एक जगह ही फोकस करके दे सकते हैं। तो मेरे को उस टाइम ये लगा कि घर से बाहर निकलें, ज़रा सिटी को समझें कि ये सिटी क्या है, क्योंकि बहुत फ़र्क था उस टाइम। ये मैं बात कर रही हूँ 2012। जी जी। जयपुर अभी पिछले 5 सालों में बहुत चेंज हुआ है, लेकिन 2012 जब मैं आई थी, आप यकीन मानिए मैं थोड़ी शॉक में ही आई थी कि दिल्ली से यहाँ आके सडनली बहुत ही अलग है चेंज। सेटअप अलग है, काम करने के तरीके अलग हैं, लोग अलग हैं, एंड थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड भी है यहाँ पर। और होता क्या है, जब आप एक गुरु जो अदिति मंगलदास है, उनके साथ आप रोज 5-5, 6-6 घंटे एक लेवल पे काम कर रहे हैं, यहाँ आके मैं सडनली अपने आप अकेली, आप रोज अपने आप को कितना पुश करेंगे, धक्का देंगे कि उठो, रियाज करो। अच्छा, फिर संगत कलाकार ढूंढना, संगत हर बार आप कथक में से टेप लगा के रिकॉर्डिंग लगा के नहीं कर सकते होने चाहिए जी। तो उसमें मुझे बहुत थोड़ा कष्ट हुआ, अपने हिसाब से ढूंढना। आपको आदत होती है, तो शुरू में ना सब टाइम प्रोग्राम के टाइम भी अरे दिल्ली से बुलाओ, दिल्ली से बुलाओ। फिर मुझे धीरे धीरे लगा कि कब तक बुलाते रहेंगे, अब यहीं रहना है, यहीं के लोगों के साथ काम शुरू करें। तो वो स्कूल में भी बच्चों के साथ अगेन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही बढ़िया। स्कूल ने भी एक्चुअली सपोर्ट किया, वहाँ सब टीचर्स के
छोटे बच्चों को ना जैसे टेक केयर करने के लिए, आप सोचो काफ़ी बड़ा हॉल होता था एंड टीचर्स होती थी एंड मेड्स होती थी जो उनको ध्यान देती थी, तो थोड़ा मैं उस सेंस में ना सेटिस्फाइड थी। तो मेरा बेटा मेरे साथ ही जाता था, छोटा ही था काफ़ी तब, तो उसको वहाँ हॉल में छोड़ के देन आई यूज्ड टू टेक माय क्लास एंड आई यूज्ड टू डू सीनियर क्लासेस। तो थोड़ा बहुत मिक्स होता है। देखिए स्कूल में ना आप एकदम प्योरिटी से क्लासिकल डांस प्रैक्टिकली नहीं सिखा सकते एंड इट वाज अ कोएड स्कूल, और लड़कों का ध्यान उस 1 घंटे 40 मिनट पीरियड में रोक के रखना, बट टचवुड वो इतना अच्छा टाइम था उस स्कूल में, हमने इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्शंस करी, वी वन सो मेनी कॉम्पिटिशन्स, सो दे वर वेरी अनहैप्पी कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। बट मुझे नहीं था, मैं बहुत क्लियर थी कि स्कूल नहीं है मेरे लिए, मुझे अपनी ही संस्था बनानी है और अपना ही काम आगे उसको करना है। तो वहाँ से वो नित्यम की शुरुआत। बहुत अच्छा। सबसे खास बात इसमें ये रही, इन सारी चीज़ों को रश्मि उप्पल ने डिफीट किया और एक विनर के रूप में आई। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से कई जगह परफॉर्म करती हैं। जयगढ़ फेस्टिवल में आपने परफॉर्म किया, आपने यूएमजी में परफॉर्म किया, अमजद अली खान साहब जाने माने गुरु हैं सरोद के, उनके बेटों के साथ। कैसी अनुभूति रही वहाँ पे, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिशियंस भी रहते हैं, फ्यूजन का इम्पैक्ट रहता है, ट्रेंड से हट के इम्प्रोवाइजेशन होता है, और इम्प्रोवाइजेशन तो आपके लखनऊ घराने की खासियत भी है। उपज अंग बोलते हैं जिसको। तो किस तरह से आपने उसको मैनेज किया? देखिए क्या होता है ना, जब हम एज अ कथक आर्टिस्ट जाते हैं तो हमारे दिमाग में अपनी एक जो इतने सालों की जो तपस्या कह लीजिए या साधना कह लीजिए, वो एट द बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहती है। तो अगर आप मुझे कहेंगे ना कि आपको 10 मिनट का ये नर्सरी के बच्चों को कुछ सिखाना है, वो 10 मिनट का नर्सरी के बच्चों को सिखाना नहीं होगा, वो इतने सालों की जो मेरी ट्रेनिंग है सब है, वहाँ से कुछ ना कुछ निकल के ना वो अपने आप आ जाता है। तो जब आपको लगता है कि ये एक रेगुलर कथक परफॉर्मेंस नहीं है, लेट्स से कोई गिटार भी बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अपने गुरुजी के साथ ओपेरा सिंगर्स के साथ भी परफॉर्म किया हुआ है दिल्ली में। हर साल होता है वहाँ, अब शायद कुछ सालों से नहीं हो रहा, सिरी फोर्ट करके बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है वहाँ पे। तो एक कथक का आपको तो ताल और लय चाहिए ना, आपको तो अपने बोल, अपना एक तरीका उस म्यूज़िक में एक तरीके से उन सबको मिक्स करना है, उसको अच्छे से एक जॉइन करना है कि कैसे इनका, क्योंकि म्यूज़िक इवेंचुअली म्यूज़िक है, चाहे वो क्लासिकल है चाहे वेस्टर्न है। सो वो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, गिनती को लेकर अपने बोलों को डाल के उसको अपने हिसाब से हम ढाल लेते हैं। एंड सरोद तो वैसे भी अपना क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, और वो एक्चुअली कोविड टाइम पे हुआ था। अच्छा। सो यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी, वो मैंने मिलके किसी के साथ कुछ नहीं किया था, रिमोटली किया। हाँ जी। तो यूनिवर्सल म्यूजिक का जब मुझे वो आया था कि ये आपको करना है, उनकी ना कुछ अलग ही वो एक पिक्चर थी, और वो बजाया जो था खान साहब ने, वो हम होंगे कामयाब। अच्छा। So it was the album was released with Amjad Ali Khan साहब and John Welch, हाँ John Welch थी, very famous musician। So उनका था, तो हम होंगे कामयाब का था पूरा वो, और वो चाह रहे थे कि आप ना ओपन में, जैसे कि अभी जो कोविड में सब बंधे हुए हैं घर में, आप ऐसी लोकेशन देखिए कि ओपन में जाके कि कैसे खुलेपन में आप वो कर रहे हैं। सो वो फिर हमने जगह जगह कोई क्लब ढूंढा, किसी सोसाइटी का लॉन, हमारी सोसाइटी का लॉन, एंड माय हस्बैंड वाज शूटिंग, माय सन वाज शूटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। वो फिर हमने पूरा करके उनको दिया, एंड देन इट वाज ऑल पुट टुगेदर, एंड देन इट वाज प्रमोटेड ऑन सोशल मीडिया। बट जो आप क्वेश्चन था आपका, उसका फिर से मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब भी कोई वेस्टर्न या पाश्चात्य अगर वैसा म्यूज़िक भी कुछ होता है जो कथक या इंडियन क्लासिकल नहीं होता, उसमें मोस्टली आपको उसकी बीट, ताल, लय देख के अपने तरीके से उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, ढालना पड़ता है। बिल्कुल। म्यूजिक तो वैसे भी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और आप रिदम के साथ में और एक्सप्रेशंस के साथ में ही वर्क करती रही हैं। आपके कोरियोग्राफिक वर्क की अगर मैं बात करूं रश्मि, तो एकम है, स्वभाव है। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी नूरे खुसरो, अमीर खुसरो साहब की स्पिरिचुअल कव्वालियाँ, कथक का ग्रेस, उन दोनों को जब आप मिक्स करती हैं तो एक अद्भुत ही मास्टरपीस हम कह सकते हैं। जो कि आपने रिसेंटली परफॉर्म भी किया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर सेंटर पे। इस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कैसे अनुभूति रही आपकी? सो नूरे खुसरो का जो एक सीड था ना, सो जब हम, मतलब मैं पर्सनली जब भी कुछ नया कोरियोग्राफ करती हूँ, वो ना इंस्टेंटली कभी नहीं आता। बिल्कुल। वो होता है शायद कभी 5 साल पहले, 10 साल पहले, या
चलिए 2-3 साल तो मिनिमम ही है, वो कहीं से कुछ एक ना आपके दिमाग में आता है उस टाइम, उपज, और फिर वो रह जाता है जी। वो एक सीड उसका रह जाता है। उस टाइम आप कुछ नहीं करते हो उसका, उस टाइम आप सोचते भी नहीं हो, लेकिन वो धीरे धीरे वो ना पनपता रहता है आपके दिमाग में। तो पिछले वर्ष हमारा क्या है, संस्था का नित्यम का ना नित्यम वार्षिकोत्सव के नाम से एनुअल प्रोग्राम, जिसमें सारे स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं, सबको मौका दिया जाता है। उसमें हमने कथक की ना जर्नी का वो लिया था, वर्णन किया। हाँ, सो उसमें 1-2 जगह क्या हुआ, ऑफ कोर्स कथक की जर्नी है तो मुगल टाइम तो आना ही आना है, वो तो एक मेन उसका अंग है जिसमें पूरा कॉस्ट्यूम डेवलप हुआ, सारी नज़ाकत, फुटवर्क, चक्कर, वो जो एक कथक का जोश है ना कि आइए ये देखिए, वो वहीं से आया है सारा। सो कई कई जगह हमने स्टूडेंट्स के ग्रुप में ना ये आमिर खुसरो की पोइट्री को हमने यूज़ किया था। एंड आमिर खुसरो एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन, मतलब जब मैंने पढ़ना शुरू किया उनके बारे में, इतना टैलेंट, इतने मतलब कमाल की पर्सनालिटी, वाज अ वन मैन शो सीरियसली। मतलब कथक का तराना उन्होंने एक तरीके से उन्होंने शुरू किया लिखना। तराना समझाना चाहूंगी जैसे जिसमें शब्द नहीं होते, ना दिर दीम ताना ना तो दिर दीम ताना, फेमस है, लता मंगेशकर ने गाया है जी। वो तराना, तबला, सारंगी, यू नो, और जो उन्होंने लिखे हैं लाइफ के बारे में भी, लव के बारे में भी, एंड इन जनरल भी ब्यूटी के बारे में। सो वो फिर हमने पढ़ना शुरू किया। मेरी स्टूडेंट्स तो फटाफट, मैम ऑनलाइन ये देखो, ऑनलाइन। मैंने कहा थोड़ा किताबों को देख लेते हैं, ऑनलाइन बाद में देखते हैं। बट ऑनलाइन में हेल्प क्या मिलती है ना, आजकल आपको मीनिंग फटाफट जनरेट हो जाता है। तो वो सब लाके, अच्छा उसी दौरान RIC में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हमारी बातचीत चल रही थी कि वर्ल्ड डांस डे पे कुछ किया जाए। 30 अप्रैल, बिल्कुल 29 अप्रैल जी। सो मैंने अपने आप को बोला थोड़ा कि इस बार सोलो डांस के दायरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं ना यहाँ ढूंढने में मुझे बहुत कष्ट होता है अपने टाइप के लोग, अपने टाइप के डांसर्स। और अभी मैं जैसे सिखा रही हूँ, 7-8-10 साल हो गए अब नित्यम को, तो हमारी जो सीनियर गर्ल्स हैं, मुझे लगा नहीं अब इनका टाइम आ गया, इनको थोड़ा पुश करते हैं। प्लस देन वी डिड ऑडिशंस ऑल्सो, वी इन्वाइटेड सम अदर डांसर्स ऑल्सो कि आई वॉन्ट द बेस्ट ऑफ 4-5 ग्रुप, स्टेज के हिसाब से एंड टाइम के हिसाब से भी। सो तब हमने उनको सिखाना शुरू किया, धीरे धीरे पोइट्री आई। अच्छा, जब म्यूज़िक शुरू हुआ तो मेरे जो संगत कलाकार हैं, तबला, पखावज, वो जो काम करते हैं साथ में, उनके साथ काम, यू नो, इट्स अ प्रोसेस। ऐसे नहीं होता एक दिन बैठे सब बन गया, एक हफ्ता। तो बीच में मुझे लगा कवाली, तो जब ये कवाली का अंग आया, अब कथक में आप यू नो ये स्टाइल एकदम से तो ऐसे नहीं दर्शा सकते, क्योंकि मैं नहीं बिलीव करती कि आप इधर लाइए फ्यूजन कर दीजिए, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। कंटेम्प्रेरी का मतलब फ्यूजन नहीं है, कंटेम्प्रेरी आपकी सोच है, कंटेम्प्रेरी आपकी लाइट्स है, आपका कॉस्ट्यूम है, आपकी सोच है, आप उसको डांस में कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिना उसके एक ट्रेडिशनल होल्ड को खराब करें, ये कंटेम्प्रेरी है। ये नहीं कि आप ड्रम्स बजा रहे हो तो वो कंटेम्प्रेरी हो गया। वो ड्रम क्यों बजा रहे हैं, कहाँ जरूरत है उसकी? जी जी बिल्कुल, सिर्फ वेस्टर्न लाने के लिए नहीं। तो वहाँ हमें लगा कि क्यों ना इसमें थोड़ा सा कवाली वॉइस, मेरे को वॉइस का ज़्यादा था rather than the style of कवाली। तो फिर हमने अपने सर्कल में थोड़ा, मैंने सबको मैसेज फ्लोट किया, बड़ा इंटरेस्टिंग था एक्चुअली वो टाइम, कहाँ से किन किन लोगों के बारे में पता चला, सबसे बात भी करी। बट एक हमें ये शख्स मिले एंड उनके साथ फिर ये बहुत, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़रूरी था कि उनका तालमेल बैठे मेरे जो अपने वोकलिस्ट हैं कथक के। नहीं तो आप जानते हैं थोड़ा म्यूजिशियंस का ये ईगो, और ये मैं नहीं चाहती थी कोई इधर गाए और कोई इधर गाए और स्टेज। बट आप यकीन मानिए इतना दोनों ने तालमेल बना के आपस में एक दूसरे को हेल्प करके, क्योंकि वो जो कवाल थे वो फर्स्ट टाइम कथक के साथ आए थे, उनके लिए ये सेटअप बिल्कुल अलग था। अच्छा। तो उनको हमें काफ़ी ओरिएंटेशन देनी पड़ी, समझाना पड़ा, बट ही वॉज एक्सेप्शनल, ही वॉज ब्रिलियंट। और जो उनकी स्टेज पे वो कवाल स्टाइल में जो आमिर खुसरो की उन्होंने पोएट्री गाई, ऑफ कोर्स माय सिंगर इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट, बट जहाँ जहाँ कथक का अंग था हमने उसको डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे आप हैं। सो हमने कथक के साथ फिर वो जो क्योंकि चक्कर कथक में इतने वाइब्रेंट होते हैं, इतने अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सूफी एक जो अंदाज है कथक का, क्योंकि पूरे प्रोडक्शन का स्टाइल मुगल स्टाइल ही था, उसमें हाँ इम्पैक्ट थोड़ा वही था। तो उसमें कैसे हमने वो तबला अच्छा हमने कोई उसमें कवाली का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं कुछ यूज नहीं किया था, जो भी साउंड इफेक्ट्स थे वो आपके तबला और पखावत से ही थे, बैंजो आदि नहीं था उसमें, नहीं कुछ भी नहीं था। सिर्फ हमने तबला पखावत से ही वो इफेक्ट क्रिएट किया था उनकी आवाज़ से,
कि मुझे वो एक आवाज़ चाहिए। हमने बीच में ताली भी इम्प्रोवाइज करी, बट फिर उनको ही लगा कि ये एक जना ताली अच्छा नहीं लगेगा, हमारी तो टीम होती है जो ताली बजाती है। मैंने कहा टीम को तो रख नहीं सकते, हमें तो यही चाहिए। सो एनीवे देन दैट होल कॉन्सेप्ट came about and it was by the grace of God much appreciated। कुल मिला के खुसरो साहब का जो नूर है वो खूब महका, खूब बिल्कुल बिल्कुल फैला, वो काफी अच्छा आप एक कथक डांसर हैं इन पर्टिकुलर और एक म्यूजिशियन इन जनरल, विश्व में वैश्विक रूप से अलग अलग देशों के बीच में तनातनी रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, ईगोज रहते हैं, और इन सारी चीज़ों को एक म्यूजिशियन, एक ग्लोबल म्यूजिशियन के रूप में, एक ग्लोबल कथक एक्सपोनेंट के रूप में क्या आप देखती हैं कि संगीत से, कथक से, नृत्य से, आर्ट एंड कल्चर से क्या इनको हम डिफ्यूज़ कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं? तो किस तरह से आप देखती हैं कि कला संस्कृति जो है और कथक है, संगीत है, ये सारी चीज़ें मिलके, विश्व के सारे कलाकार मिलके इस प्रकार की जो टेंशन है उसको कैसे कम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही है, बहुत ही सुलझा सोचा समझा ये सवाल है, स्पेशली आज के सिनेरियो में। वी ऑल नो व्हाट इज़ हैपनिंग। देखिए, कला जो है वो डेफिनेटली सबको बांधती है। हमने बहुत अलग अलग सिचुएशंस में देखा है। लास्ट एग्जांपल वाज कोविड। कितने कलाकार आए, मतलब कोविड भी एक वॉल से कम नहीं था कोई हमारे लिए। कितने कलाकार आए, और सिर्फ कथक का नाम नहीं लूँगी मैं, हर फॉर्म से, डांसर्स भी, म्यूजिशियंस भी, कोई कुछ करना चाहता है, और कितने आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ने हेल्प करी है ना। बट उसके भी ना एक लिमिट है, उसका एक दायरा है। अब जो हम सिचुएशन में पहुंच गए हैं, वहाँ मुझे लगता है कि पॉलिटिकली जितना आप उसको टॉक से, या जिसे कहते हैं ना शांति से बना के उसको सुलझाएं, उसको करें, वो ही हमें सबको शांति दे सकता है। क्योंकि एक टाइम बाद तो कलाकार भी बैन हो जाते हैं ना। हमें पता ही है रिसेंटली, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स एंड एनी पर्टिकुलर थिंग, कि एक टाइम के बाद वो इतना आक्रोश विद इन कंट्रीज एंड विद इन कम्युनिटीज वो इतना बढ़ जाता है कि कलाकार भी थोड़ी बैक सीट ले लेते हैं। देखा जाए तो म्यूजिक, डांस जो आर्ट फॉर्म्स हैं, क्योंकि उनको भी अलग कर दिया जाता है, वो भी उस सब कलाकार भी एक जैसे नहीं होते। कुछ अगर सोचना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि देश पहले है कि कला पहले है। फिर आपको लगता है भाई देश ही पहले है, तो कई बार क्या होता है ना, आप झुंड में जाते हैं तो सेफ रहते हैं। रश्मि, क्विकली एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, समय अब इजाज़त नहीं दे रहा इससे ज़्यादा। बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं जो कथक डांसर्स भी होंगे, उन्हें आप क्या शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज देना चाहेंगे? संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश कथक डांसर्स के लिए जो सबसे एक ज़रूरी संदेश है, नंबर 1 डिसिप्लिन। आपको रोज़ अपना प्रैक्टिस, अपना रियाज करना ही है। आपको ये नहीं सोचना कि कौन मेरे साथ है, कौन नहीं है, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। वो एकला चलो रे बोलते हैं ना हम, रविंद्रनाथ टैगोर जी का एकला चलो, वो करना ही है विदाउट फेल। और अपने को, अपने से, जैसे मैंने कहा, अपने से ऑनेस्टी बनाए रखनी है कि मुझे क्या करना है। तो डिसिप्लिन इतना ज़रूरी है, एंड डिसिप्लिन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, रियाज, एंड रियाज इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप उस राइट डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं और 10 घंटे लगे हुए हैं, उस 10 घंटे का कोई आपको फल नहीं मिलेगा आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रश्मि जी, बहुत ही अच्छा एक आपके साथ समय गुजरा। आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आई, इतनी सुंदर सुंदर बातें आपने कथक के बारे में बताई। बस कमी रही कि आपका नृत्य हम नहीं देख पाए, लेकिन झलक हमको उसकी मिल गई। आपका बहुत बहुत एक बार आभार। और कवि गुरु रविंद्रनाथ जी टैगोर ने कहा है कि मोमो चित्ते नृत्य नृत्य के जे नाचे, ताता थोई थोई, ताता थोई थोई। जी जी, क्या बात है। तारी शोंगे के मृदोंगे, सौदा बाजे, ताता थोई थोई, ताता थोई थोई, ताता थोई थोई। तो हमेशा नाचते रहें, रश्मि जी से जो है मोटिवेशन लें, और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और आपका दिन बहुत अच्छा बीते। मॉनसून ने दस्तक दे दी है, उस खूबसूरत मौसम को जो है एंजॉय करें और बहुत अच्छे से और एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।